सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब आयन एक्सचेंज क्या होता है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि कैटायन एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, एनायन एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, और उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ आयन्स between a solution and the surface of a given ion exchanger. This is what the definition says. अब इसमें भी वही होगा, स्टेशनरी फेज होगा। और आपको पता है कि आयन एक्सचेंजर के इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलीमेरिक स्पोर्ट। और पॉलीमर कैसा होगा, क्रॉस लिंक्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होगा जो एक सॉलिड स्पोर्ट की तरह बिहेव करेगा। उसके सरफेस पे कुछ एक्सचेंजेबल ग्रुप्स लगे होंगे, वो कैटायन्स भी हो सकते हैं, वो एनायन भी हो सकते हैं। अब अगर वो कैटायन है तो उसको हम कहेंगे कैटायन एक्सचेंजर, और अगर एनायनी ग्रुप सरफेस पे लगे उसको कहेंगे एनायन एक्सचेंजर। तो इन कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स आर अट्रैक्टेड टू अ नेगेटिवली चार्ज सॉलिड स्पॉट, while in anion exchange chromatography negatively charged ions are attracted to a positively charged spot। तो सीधी सी बात है कि कोर जो होगा, अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के टाइम में जो कोर होता है वो नेगेटिव चार्ज का बना होता है और सरफेस पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज लूजली बाउंड पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक ग्रुप लगे होते हैं। सॉल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक ग्रुप होंगे वो उस सरफेस के कैटायनिक ग्रुप के साथ अपने आप की पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, एंड दिस इज हाउ दिस कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। अब आगे इन्होंने कहा है कि कैपेसिटी क्या रहने वाली है कि पर्टिकुलर कैटायन एक्सचेंजर है कितनी एफिशिएंसी के साथ वो एक्सचेंज कर पाएगा कैटायंस को या एनायंस को। दैट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस इन सॉल्यूशन। जिस कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी कि उतनी ज़्यादा वो पॉलीमेरिक स्पोर्ट के साथ अपने आप को अटैच करे, मतलब उसमें जो एक्सचेंज रहेगा फास्ट रहेगा। और अगर हम सिमिलर चार्ज की बात करें जैसे सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, इन सभी के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हाइड्रेटेड आयन की साइज पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपको पता है कि लिथियम सबसे स्मॉलेस्ट आयन है अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें, बट स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ क्या है, क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर ने इसके अराउंड सराउंडिंग में क्या किया होगा, इसको हाइड्रेट किया होगा, यानी कि वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल अपने आप को इसके आसपास अरेंज करके रखेंगे। तो इस वजह से इसका साइज सबसे बड़ा बन जाएगा यहाँ पे, और इस वजह से लिथियम का जो टेंडेंसी रहेगी कैटायन एक्सचेंज की वो सबसे कम रहेगी, सोडियम की उसके बाद आएगी और सबसे ज़्यादा पोटाशियम की रहने वाली है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ द कैपेसिटी ऑफ एन आयन एक्सचेंजर इज डिसाइडेड। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी, इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू टेक अप द एक्सचेंजेबल काउंटर आयंस। कि जो काउंटर आयंस हैं जिसको एक्सचेंज करना है उनको किस हद तक या किस एफिशिएंसी के साथ वो एक्सचेंज कर पाता है सॉल्यूशन से, दैट इज़ कॉल्ड आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अब अगर हम कैटायन एक्सचेंज के केस में अप्लाई करें सिंपल सी बात को, तो आपको पता है कि जो कैटायन एक्सचेंजर होते हैं उसमें जो एक्सचेंजेबल ग्रुप लगा होता है वो ये प्रोटोन रहता है। ये प्रोटोन लूजली बाउंड है सरफेस स्पोर्ट पे, और जैसे ही ये किसी अदर कैटायन के कॉन्टैक्ट में आएगा सॉल्यूशन में, ये अपनी पोजीशन छोड़ के उस कैटायन को यहाँ पे अटैच कर लेता है। तो ये आप देख रहे हैं कि सोडियम जो सॉल्यूशन फॉर्म में पहले था अब वो इस सॉलिड स्पोर्ट के साथ चिपक गया है, यहाँ पे अटैच हो गया है, और साथ में फ्री H पॉजिटिव लिबरेट हो रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा सोडियम आयन इसने कैप्चर किए होंगे या अटैच किए होंगे। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा सोडियम में अटैच करा उतने अमाउंट में ये H पॉजिटिव भी रिलीज़ करेगा, और H पॉजिटिव को हम किसके साथ टाइट्रेट करके, किसी बेस के साथ टाइट्रेट करके पता कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा H पॉजिटिव सॉल्यूशन में लिबरेट हुए होंगे। So the ion exchange capacity is experimentally determined by the number of milligram equivalents of sodium which are absorbed by 1 gram of dry resin in exchange to hydrogen ion। तो अब हाइड्रोजन आयन जो पहले इसके सरफेस पे थे उसके बदले में उसने कितने सोडियम आयन को अपने सरफेस पे अटैच किया, तो हम एक स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको कि हम 1 ग्राम ड्राई पॉलीमर लेके चलते हैं। तो ये जनरल फार्मूला रहता है। अब जो H पॉजिटिव रिलीज़ हुए हमें कैसे पता चलेगा कि कितने H पॉजिटिव, क्योंकि जितने H पॉजिटिव रिलीज़ हुए होंगे उतने ही सोडियम इसकी पॉलीमेरिक स्पोर्ट के ऊपर जाके अटैच हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को। हाउ? बाय टाइट्रेटिंग इट विद सम बेस। तो ये यहाँ पे इन्होंने भी कहा हुआ है कि हम किसी बेस के साथ इसकी टाइट्रेशन करेंगे, और जब टाइट्रेशन करके आएगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। इससे पता चलेगा कि जो एक्सचेंज कैपेसिटी है पर्टिकुलर कैटायन एक्सचेंजर की वो क्या है। इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अल्कली यूज्ड, यानी कि NaOH का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, उसकी मोलैरिटी क्या थी, किस कंसंट्रेशन का हमने NaOH यूज़ किया है, और रेजिन का वेट क्या था। तो हम जनरली कह रहे हैं कि 1 ग्राम हम रेजिन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। सो दिस इज़ हाउ द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर इज कैलकुलेटेड।
अब आपके सिलेबस में जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 2 एक्सपेरिमेंट है, या पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, द डिटर्मिनेशन ऑफ आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम। अब इसको चाहे कॉलम मेथड से कर लो, हमने सिर्फ आयन एक्सचेंज कैपेसिटी का पता लगाना है, चाहे हम कॉलम मेथड से कर ले, और एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं बैच प्रोसेस। तो कॉलम मेथड भी हम डिस्कस कर सकते हैं और बैच भी, आपके सिलेबस में दोनों का ही नाम है, डिस्कशन है, किसी एक को हमने डिफाइन करना है। तो क्योंकि बुक में ब्रीफली थोड़ी थोड़ी दोनों दी हुई, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इसमें कॉलम यूज़ होता है, एक एंड से जो है सॉल्यूशन पास करेगा, दूसरे एंड से वो लिबरेट होगा, और कॉलम की जो पैकिंग होगी वो डिफरेंट कैटायंस को डिफरेंट लेवल तक या एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो जो एल्यूट होगा, यानी कि जब बाद में हम दूसरा सॉल्यूशन कॉलम से पास कराएंगे, तो जो डिफरेंट कैटायंस होंगे वो डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद बाहर आएंगे। सो दिस इज हाउ द कैटायन सेपरेशन इज अचीव्ड ओवर देयर। अब इन्होंने यहाँ पे सारा समझाया हुआ है। हमने कोई कॉलम लिया, वाटर इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द कॉलम लिविंग ओनली 1 सेंटीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेजिन बेड। ये एक जनरल इसका प्रोसीजर है। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम सोडियम की कंसनट्रेशन या सोडियम को रिमूव करने की कैपेसिटी देखना चाह रहे हैं, इस कॉलम की कितनी रहेगी। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज़ होगा वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। अब होना क्या है, यहाँ Na पॉजिटिव रहने वाले सोल्यूशन में कॉलम की पैकिंग इस तरह से है कि वहाँ पे सरफेस पे H पॉजिटिव ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो H पॉजिटिव इन Na पॉजिटिव को अपने आप अटैच कर लेंगे और सिस्टम में क्या रिलीज़ करेंगे, H पॉजिटिव रिलीज़ कर रहे होंगे। सो दिस इज़ हाउ द सेपरेशन इज अचीव्ड ओवर हियर। अब इसमें फ्लो रेट होता है कि यानी कि किस स्पीड से हमने उसमें मिक्सचर को पास होने देना है कॉलम में, उसको हम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। सो लास्टली द कॉलम इज फ्लश्ड विद अबाउट 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। जब उसकी वॉशिंग करेंगे तो उसके हम किसके साथ कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं। एंड एलिवेंट इज कलेक्टेड एट द इन द सेम फ्लास्क, एक फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना अमाउंट तक उसने सोडियम पॉजिटिव आयंस को रिमूव किया होगा। तो ये जनरल मेथड, इसको कॉलम मेथड कहते हैं। एक और मेथड आता है जिसको हम कहते हैं बैच प्रोसेस। अब बैच प्रोसेस इट कैन बी यूज फॉर लार्ज स्केल प्रेपरेशन ऑफ डी आयनाइज्ड और डी मिनरलाइज्ड वाटर। अब ये डी आयनाइज्ड और डी मिनरलाइज्ड वाटर क्या है, एक ऐसा वाटर जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अलावा कोई आयंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव किसकी कंपोजिशन आती है, वाटर की कंपोजिशन है। तो इसके अलावा कोई भी कैल्शियम प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, वो सारे इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो ऐसा वाटर जिसमें से सारे के सारे एक्स्ट्रा आयंस रिमूव हो जाते हैं उसको कहते हैं डी आयनाइज्ड वाटर। तो डी आयनाइज्ड वाटर और डी मिनरलाइज्ड वाटर को प्रिपेयर करने के लिए बैच प्रोसेस यूज़ होती है। एंड इन दिस वाटर इज ट्रीटेड विद कैटायन एक्सचेंजर्स हैविंग H पॉजिटिव। अब ये हम कई बार बात कर चुके हैं, ये कैटायन एक्सचेंजर है। अब हमने दोनों तरह के आयंस रिमूव करने हैं, यहाँ से कैटायंस को भी रिमूव करना है, एनायंस को भी रिमूव करना है। तो 1 by 1 ट्रीटमेंट चलेगा। पहले हम कैटायन एक्सचेंजर अप्लाई कर रहे हैं। कैटायन एक्सचेंजर के सरफेस पे H पॉजिटिव ग्रुप्स लगे होंगे, और वो क्या करेगा, जो सोल्यूशन में कोई वाटर में कोई M पॉजिटिव यानी कि जो एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है उनको कैप्चर कर लेगा और अपने H पॉजिटिव ऐसा यहाँ पे लिबरेट कर लेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हुआ, कैटायंस का रिमूवल हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको किसी एनायन एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं, जैसे ROH नेगेटिव है, ये R रिप्रेजेंट कर रहा है कोई पॉलीमेरिक सॉलिड स्पोर्ट है, इसके ऊपर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव यानी कि एनायनिक ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इससे रिप्लेस होंगे सॉल्यूशन में प्रेजेंट अदर आयन से। तो ये A नेगेटिव अपने आप को सपोर्ट के साथ अटैच कर रहा है, बाकी OH नेगेटिव यहाँ से सेट फ्री हो रहा है। सो दिस इज हाउ द सेपरेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज अचीव्ड व्हाइल synthesizing or while preparing deionized water using this batch process. The H positive and OH negative ion produced in reaction 1 and 2 form water. That is why हम कह रहे हैं कि H positive और OH negative के अलावा जितने भी आयन उनको रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ से H positive निकला, यहाँ से OH negative निकला, ये आपस में कंबाइन करके फिर से वाटर बना रहे होंगे. So although batch process is less efficient than column technique, but it has certain advantages. अब इसके advantages भी हैं कुछ. It is quicker process. बैच प्रोसेस है, जल्दी काम होगा इसमें. वेरी लार्ज सैम्पल वॉल्यूम विद लो कंसनट्रेशन आर इन्वॉल्व. इट इज़ यूजफुल फॉर सैम्पल्स हैविंग हाई विस्कोसिटी. Treatment by this process, there is no need for remove particulate matter from the sample. It is rapid technique and no technical difficulties are caused. So दो चार इसकी एडवांटेजेस है, इसको आपको लर्न करना चाहिए. बैच प्रोसेस पे आपको नोट लिखने को आ सकता है 4-5 नंबर का. तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे. सो विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर ऑन क्रोमेटोग्राफी, and from next lecture onwards we will start with section D.